टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसका रिवीजन है हमारे सामने, शॉर्टकट्स में बताएंगे ताकि चीजें आसानी से क्लियर हो जाएं। एडमिशन में बेसिकली होता क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टनरशिप चेंज हो जाता है। पहले मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पार्टनर थे ए और बी, अभी हमारे पास एक पार्टनर और हो जाएगा। इसको सिंपली हम कहते हैं एडमिशन। इसकी वजहें बहुत सारी हो सकती हैं एडमिशन होने की, वो थ्योरेटिकल पार्ट है। हमें यहाँ पे अकाउंटिंग कंसेप्ट को समझना है। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं इस आदमी के आने से या इस फीमेल के आने से एज अ पार्टनर, जो पार्टनरशिप के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, हमें वो समझना है। सबसे पहले इसके लिए हमें इसको स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे। कई इसमें अकाउंट बनेंगे। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, देन उसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा, देन बैलेंस शीट में चेंजेस आएंगे। लेकिन पहले जो हमारे सामने चीज आएगी वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या है कि जब भी ये पार्टनर एडमिट होता है इनटू द पार्टनरशिप, तो हमारे अकाउंटिंग के जो पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। जितने भी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग असेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, उन सब में चेंजेस होते हैं, उनकी वैल्यूज में चेंजेस आते हैं। जो भी उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो इस नए पार्टनर सी के आने की वजह से जो भी असेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू में चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को हम लोग कंसिडर करते हैं। उसको हम लोग वर्ड इस्तेमाल करें रीवैल्यूएशन, फिर से वैल्यू करना किनको, असेट्स और लायबिलिटीज के चेंजेस से। सपोज हम लोग एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए और बी एक हॉस्टल में रह रहे हो। फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं ताकि आसानी से अच्छी ले, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए टॉपिक है। ए और बी एक हॉस्टल में रह रहे हैं, पढ़ने गए हुए हैं, मान लो दिल्ली गए पढ़ने, और ये दोनों एक हॉस्टल में यहाँ पे रह रहे हैं, ए और बी। इनके यहाँ पे एक फ्रिज है फॉर एग्जांपल। इस फ्रिज के अंदर इनके पास डिफरेंट आइटम्स है, ब्रेड है, बन है, बहुत सारी और चीजें हैं, आटा है थोड़ा सा कहीं रखा हुआ। ये सी भी आते हैं इनके साथ रहने के लिए। तो इन दोनों ने मिला के पैसों से फॉर एग्जांपल 2 मिल्क पैकेट लिए हैं। ये किसके पैसे से हैं, इस ए और बी के हैं। सपोज सी आए और इसी पैकेट से मिल्क कंज्यूम कर लें, ठीक है। एक बार तो ए और बी कुछ नहीं बोलेंगे, 2 बार कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब ये परमानेंटली रहने आ गए हैं तो इनका भी तो फरीजा है कि यहाँ पे कुछ ये भी कंट्रीब्यूट करें। भाई अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये ए और बी इस हॉस्टल के बाहर कोई एक दुकान से उधार लिए हुए हैं, ठीक है, इस दुकान से उधार लिए हुए हैं, तो इस दुकान से ए और बी लायबिल है ना पेमेंट करने के लिए। अगर सी से ये दुकानदार पैसे मांग ले तो क्या सी पैसे देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये सी कहेगा मैंने थोड़ी ना उधार लिया था, मैं क्यों दूं। तो जब सी इसकी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर सकता तो इसके एसेट्स में भी हकदारी का कोई भी वो मतलब अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसलिए जिस टाइम पे सी आएंगे तो ए और बी अपने फ्रिज को खोलेंगे, देखेंगे मेरे पास कितना क्या क्या है, कितने मिल्क के पैकेट हैं, कितनी ब्रेड है, कितने बन है, कितने अंडे रखे हैं अंदर, कितना दही है, सब देख लेंगे। ताकि सी इसके बाद से अगर उधार की जिम्मेदारी रखना चाहता है तो असेट्स जो सामान है उसमें भी हकदारी वो उसके बाद से ही रखेगा। तो इसको एक इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। खैर, इसको हम लोग अभी यहां पे मिटा देते हैं। हमारे सामने अब बात आती है रिवैल्यूएशन की। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। रिवैल्यूएशन का परफॉर्मा कुछ इस तरीके से रहेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये साइड आपकी रहेगी क्रेडिट साइड, ये रहेगी साइड आपकी डेबिट साइड। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। डेबिट का मतलब है लॉसेस, क्रेडिट का मतलब है फायदा। नॉमिनल अकाउंट की तरह इसको ट्रीट करिए। जिस भी एक्शन से आपके नुकसान होता रहे, कभी भी असेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन के जैसे अगर आपको नुकसान फेस होता है तो यहां लिखेंगे आप, और अगर फायदा होता है तो यहां लिखेंगे। बहुत सिंपल। तो अगर असेट्स की वैल्यू में कमी आती है, टू डिक्रीज इन असेट, अगर असेट्स कम हो जाते हैं तो नुकसान है, डेबिट में लिखेंगे। सिमिलरली अगर असेट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। इसी तरीके से अगर लायबिलिटी बढ़ जाती है हमारी तो नुकसान है, डेबिट, और अगर लायबिलिटी कम हो जाती है हमारी तो हमारा फायदा, क्रेडिट। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसको हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था, हमें पता भी नहीं था कि मेरे पास है, उसको रिकॉर्ड करना है तो एक नुकसान की बात है, डेबिट। इसी तरीके से अगर हमें फायदा हो रहा है, अनरिकॉर्डेड असेट दिखा हमें, मतलब हमें पता ही नहीं था मेरे पास है भी ये, तो हमने कहां लिखा? क्रेडिट में।
ठीक है। अब देखिए, एक हमारे पास ओरिजिनल बैलेंस शीट होती है जो ए और बी ने मिलके बनाई होती है, फिर उस प्रोसेस के बाद बड़ा वाला साइन लगा रहे हैं, इसमें सी आ गया, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट बनी है 31 मार्च को और इनका एडमिशन हुआ मान लो 31 अगस्त को। एक बात तो कंफर्म समझनी है आपको कि बैलेंस शीट हमेशा 31 मार्च को ही बनेगी, ठीक। लेकिन एडमिशन तो कभी भी हो सकता है। एडमिशन हुआ आपका सी का 31 अगस्त, क्लियर। इस 31 मार्च और 31 अगस्त के बीच में अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये और अगस्त खुद 5 महीने का टाइम पीरियड है। इस 5 महीने के बीच में बहुत सारे एसेट्स ऐसे हुए होंगे जो बढ़ गए होंगे, बहुत सारे एसेट्स ऐसे हुए होंगे जो कम हो गए होंगे, बहुत सारे एसेट्स ऐसे हुए होंगे जो अभी आपने रिसेंटली खरीदे होंगे जिसको यहां नहीं लिखा होगा, बहुत सारी लायबिलिटीज ऐसी होंगी जो इस 5 महीने में आपने इनकर करी होंगी, यहां नहीं लिखी होंगी, ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा। तो उसको हम लोग 31 मार्च के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। तो अब देखते हैं, सबसे पहले डिक्रीज इन या इंक्रीज इन असेट्स और लायबिलिटीज में एक बहुत कॉमन सा रूल है। अगर लिखा है असेट्स इंक्रीज्ड बाय 2000 रुपीज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय। अगर वर्ड बाय लिखा हुआ है इसका मतलब हिंदी में यह हुआ कि असेट्स 2000 से बढ़ गए। हिंदी में क्या हुआ? से 2000 रुपए से बढ़ गए। कितने का फायदा हुआ? सिर्फ 2000 का। तो सिर्फ हम 2000 का ट्रीटमेंट बाय साइड करेंगे। यहां डिक्रीज बाय होता तो 2000 यहां लिख देते हैं। मतलब अगर वर्ड बाय लिखा हुआ है तो हम सेम अमाउंट को उठा के लिख देंगे। अगर इंक्रीज है एसेट्स का तो इधर, डिक्रीज है तो इधर। ऐसी लायबिलिटीज का अगर इंक्रीज है 2000 से तो इधर, और लायबिलिटीज का डिक्रीज है तो इधर। बहुत सिंपल। अगर इस बाय के अलावा कुछ और लिखा है, जैसे असेट्स इंक्रीज्ड अप टू द लिमिट ऑफ, या एट, वैल्यूड एट, कुछ भी लिखा हो एक्सेप्ट वर्ड बाय, सो यू हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन दिस ओरिजिनल वन and this new one. For example, in the balance sheet, any assets is written as 1 lakh rupees, and here it has been written as, it has been increased up to the limit of 1,10,000. इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लाख के थे, अभी बढ़ के 1,10,000 हो गए। इसका मतलब ये हुआ, अगर वर्ड बाय होता तो सिर्फ 2000 लिख देते, लेकिन बाय के अलावा कोई और वर्ड होगा तो इसका मतलब ये हुआ पहले 1 लाख थे, अभी 1,10,000 हो गए। इसका मतलब देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10,000। सो इन दिस केस यू हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड द ओल्ड, दैट मीन्स 1 lakh and 1.1 lakh, 10,000 rupees. So now the treatment will be of only 10,000 rupees. Either it will be on the debit side or it will be on the credit side. Am I clear or not? पक्का? सबको आ गया समझ में? तो एक तो इस तरीके से आपको मेंशन करके रखा हुआ होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? अब हम लोग बात करते हैं अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन की। ओरिजिनल बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1 लाख रुपए। हम लोग समझने जा रहे हैं अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन क्या चीज होती है। अक्सर हम लोग को देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में हम ये लेते हैं कि बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 10,000 रुपीज। सिंपल। बिल्डिंग 10,000 रुपए ज्यादा से वैल्यू की गई है। इसका मतलब, ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कोई भी चीज थी एक्चुअली कम, हमने उसको नाप लिया ज्यादा। मान लो फॉर एग्जांपल एक लड़का हमारे सामने से आ रहा हो और बड़ा अच्छा ड्रेस्ड है, बहुत अच्छी गाड़ी से उतरता है, वो भले महंगे की गाड़ी है लेकिन बड़ा अच्छा गाड़ी से उतरता है, बड़ी अच्छी चमचमाती गाड़ी से, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए। हम उसको देख के क्या कहेंगे? यार बड़ा अमीर घर का लड़का है। इसका मतलब हमने उसको क्या किया? ओवर वैल्यूड, उसकी वैल्यू से ज्यादा नाप लिया। इसका मतलब यह है कि ये जो 1 लाख है एक्चुअली 1 लाख है ही नहीं, ये 10,000 रुपए ज्यादा है।
तो हम क्या करेंगे, हम इस 10,000 रुपए को टू साइड लिख देंगे, टू बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू एक्चुअली 10,000 रुपए क्या है, कम है। हम इसको क्या करेंगे, कम कर देंगे। क्लियर? ठीक इसी तरीके से अगर यहां पे अंडर वैल्यूड, यही चीज अंडर वैल्यूड होती, अंडर वैल्यूड बाय 10,000 होता, यहां पे खत्म हो गया। अब दूसरा केस है कि यही बिल्डिंग 1 लाख रुपए जो है लिखी, ये 10,000 रुपए हमने कम आकी। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है, एक लड़के को मैंने देखा, एक आदमी चला रहा सामने, बहुत सिंपल से कपड़े पहने हुए, बिल्कुल सादा एकदम, चप्पल वप्पल पहने हुए चला रहा, टहलता हुआ, यार साला फकीर आदमी चला रहा है ना, कम आंक ली हमने उसकी वैल्यू। ऐसे केस में क्या हुआ, हमें उसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। अक्सर शॉर्ट्स में देखते होगे ना तुम लोग, वो एक लड़की बैठी हुई है, लोग तुम क्या जानो पुलिस की ताकत क्या होती है, बाद में बदलता है वो तो आईपीएस थी। देखते हो ना, ऐसा आता है अक्सर, प्रैंक्स आते हैं ना अक्सर, नाम नहीं लेंगे। तो वहां पे क्या हुआ कि हमने उसकी वैल्यू कम आकी, तो उसकी वैल्यू हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू 10,000, 1 लाख रुपए जो लिखी है वो एक्चुअली 10,000 रुपए कम लिखी है। इसकी वैल्यू एक्चुअली कितनी है, 1,10,000। इस केस में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी निकली, बैलेंस शीट में कितनी लिखेंगे हम, बिल्डिंग की वैल्यू यहां पे लिखेंगे हम अंडर वैल्यूएशन ये केस में 90,000। लेकिन यहां पे अगर हम देखें अंडर वैल्यूएशन में, तो हम बिल्डिंग को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कम लिखी है, हमें इसको बढ़ाना है। बाय बिल्डिंग करके हम कितने लिखेंगे, 10,000, और बैलेंस शीट के अंदर इसी बिल्डिंग को हम कितने में लिखेंगे, 1,10,000। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां तक समझने के बाद हम इसको परसेंटेज मेथड से भी एक बार समझ लेते हैं। जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं इस तरीके से अगर आप लोग एक क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन अभी हम जैसे करवा देंगे, ये कंसेप्चुअल हमने समझा दिया किस तरीके से, इसके सारे क्वेश्चंस हम एक बार कल मिला लेंगे, एक ही मतलब ऐसा क्वेश्चन हम फ्रेम कर देंगे जिसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो, मतलब सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड हो, एक ही क्वेश्चन में सारे रिवैल्यूएशन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, खैर फिलहाल परसेंटेज मेथड के हिसाब से मान लो लिखा है ओवर वैल्यूड बाय 10%। यहां पे तो अमाउंट दे रखा था, यहां पे परसेंटेज दे रखी है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, ओवर वैल्यूड बाय 10%, 10% वैल्यू ज्यादा है। लेट ओरिजिनल बी 100। अगर ओरिजिनल 100 है तो ये कितनी है, 110। ये कितनी है, क्योंकि यहां पे 10% बढ़ा हुआ है, अगर 10% बढ़ा दे तो कितना निकलेगा, 1,10,000। ठीक है ना, वो सॉरी 1 लाख, कंफ्यूज होगा, मतलब ये जो वैल्यू है ये 10% बढ़ी हुई है। ठीक है, तो अगर 10% बढ़ी हुई ये है तो 100 कितनी होगी, तो यहां पे क्या करेंगे, 1 लाख इंटू 100 अपॉन 110 कितनी आएगी, कैलकुलेटर है किसी पास? ठीक, ये जो 1 लाख है, फिर से मैं रिपीट करूं, ये जो 1 लाख है एक्चुअली ये 10% ज्यादा है। ठीक है, ये जो है वो 10% ज्यादा है, हमें निकालना है इसका ओरिजिनल, 100 निकालना है। कितना निकलेगा, ये है इसका ओरिजिनल। और हमें अगर खाली इंक्रीज निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, 1 लाख इंटू 10 अपॉन 110। कितना ज्यादा है, अपॉन 9090। इज इट क्लियर? पक्का? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अंडर वैल्यूड की। अगर अंडर वैल्यूड बाय 10% है ये, तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो 1 लाख, ये जो 1 लाख रुपए वैल्यू दे रखी है ये 10% कम है, इसका मतलब ये 100 नहीं है बल्कि 90 है। तो हमें अगर इसका ओरिजिनल निकालना है तो 100 अपॉन 90 कर लेंगे हम। ठीक, और इसी तरीके से अगर हमें सिर्फ परसेंटेज देखना है कितनी इंक्रीज है, तो हम क्या करेंगे, 10 अपॉन 90।
क्लियर? ये हमारे सामने ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का प्रोसेस भी क्लियर हो गया। अब हमें ये देखना है कि हमारे सामने जब कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे क्वेश्चन है कि जहां पे लिखा है कि स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%। इसको हम यहां से मिटा दें। क्वेश्चन में स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी कितना है? हमारे सामने क्वेश्चन में स्टॉक की वैल्यू 20,000 रुपीज दे रखी है और इवैल्यूएशन कर रहा है इस स्टॉक को 20% कितना परसेंट? 10% कम कर दो। स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है बुक में? 20,000 रुपीज। तो स्टॉक की वैल्यू अगर हम 10% कम करते हैं तो 2 में लिखेंगे क्योंकि नुकसान हो रहा है 2,000 रुपीज। इसी तरह से प्लांट मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 35,000। हम 10% अगर कम करते हैं तो कितना होगा? 3,500 रुपीज, क्योंकि नुकसान हो रहा है। देन कह रहे हैं प्रोविजन ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। क्वेश्चन में डेटर्स कितने के दे रखे हैं? 9,700 रुपए के, 9,700 रुपीज। इसका 5% कितना निकलेगा? 485। तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 485 रुपीज। नेक्स्ट कह रहे हैं बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग की क्वेश्चन में कीमत कितनी दे रखी है? 50,000 रुपीज। तो ये बिल्डिंग बढ़ गई, बाय बिल्डिंग 10,000 रुपीज बाय में लिख देंगे हम। क्लियर? फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट टू बी टेकन इनटू अकाउंट। 1400 रुपए के इन्वेस्टमेंट थे जो कि बुक्स में मतलब बैलेंस शीट में नहीं लिखे हुए, कहीं नहीं लिखे हुए, देख लीजिए। उसको लिखना है तो फायदे की बात है, बाय में लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट्स 1400 रुपए। देन उसके बाद आगे दे रखा है, अब इससे रिलेटेड कोई और चीज नहीं है, ठीक है ना। इसके हम लोग बैलेंस कर लेंगे, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड हम देखेंगे कितना आ रहा है? 11,400 टोटल आ रहा है। और डेबिट साइड हमारा कितना आ रहा है? रफ में लिखते हैं 5,985। इसको माइनस करते हैं हम। क्रेडिट साइड से कितना आएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है अनुराग और भावना। कितना रेशियो आता है? दोनों साइड को हम बराबर कर लेंगे। टोटल सामने आमने लिखे जाएंगे 5,485। तो हम लोग इसके यहां पे इसको रफ में लिखे देने ताकि याद रहे। अनुराग भावना, रेशियो कितना दे रखा है? 2:1 है, तो 2/3, 2 डिवाइडेड बाय 3 अनुराग में लिखेंगे और 1 डिवाइडेड बाय 3 भावना में। रेशियो क्या है? 2:1। तो इसको डिवाइड कर लेंगे 5,415 इंटू 2/3, 3,610 अनुराग को मिल जाएगा और 1,805 भावना को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में हमने आपको रिवैल्यूएशन बता दिया। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ चीजें थी जहां पे आपको फोकस करना होगा। सबसे पहले बस ये याद रखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बिल्कुल सॉलिड कर लेना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट के नंबर आपके कहीं नहीं कटना चाहिए। जब ये सॉलिड हो जाए तब कैपिटल अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे, फिर बैलेंस शीट की तरफ बढ़ेंगे ना। स्टेप वाइज मार्किंग होनी है, तो स्टेप वाइज हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।